जय हिंद दोस्तों। आज कुछ पुरानी चीज़ों को आपके सामने लाया हूँ। एक्चुअल में दरअसल बात ये थी कि जो मेरे घर में मेरी लाइब्रेरी है उसके रैक के बुक्स के पास खड़ा था मैं। जो किताबों की रैक है, अलमारी है, तो इसमें बहुत पुरानी एक एल्बम संसद की किताब रखी थी और मैंने उसे देखा। तो मैंने सोचा कि वो किताब आपको भी दिखाई जाए। एक एल्बम है, बहुत पुरानी, लगभग 2002 के आसपास की किताब है ये मेरे पास। और ये संसद भवन की किताब है। इसमें संविधान से संबंधित, संसद से संबंधित, हमारे आधुनिक भारत के जितने भी आंदोलनकारी रहे उनके इसमें फ़ोटोज़ हैं, तस्वीरें हैं, जो पेंटिंग है और आपको अच्छी लगेंगी। तो मेरे साथ में देखिए, ये संसद भवन का दृश्य है, जो हमारा वर्तमान में संसद भवन है। और ये संसद भवन के सामने का लॉन, घास का मैदान है। और ये चारों तरफ संसद भवन के बलुआ पत्थर के 27 फीट लंबा एक खंबा है, एक पोल है। और ये जितने भी पोल है ना, इनकी संख्या 144 है। और लगभग 1/3 मील का ये इसका चारों तरफ की परिधि है। इतनी बड़ी संसद है। और इसका फ्रंट एरिया ये है, ये गेट जाने के आगे की ओर जब मैं चलता हूँ तो बुक जो है, ये इसके जो संपादक हैं वो गुरदीप चंद्र मल्होत्रा जी हैं। और महासचिव, ये लोकसभा के महासचिव रहे हैं। और ये सचिवालय की ही पुस्तक है। ये पुस्तक हमें बहुत जद्दोजहद के साथ मिली। यहाँ गजरौला से, हमारे गजरौला क्षेत्र में एक राज्यसभा मंत्री हुए थे, पंडित रमाशंकर कौशिक जी। तो राज्यसभा मंत्री रहे थे वो, मनोनयन, तो उनके द्वारा मुझे ये पुस्तक प्राप्त हुई थी। और बहुत पुरानी किताब है, 2002 का संस्करण है ये, 4 मई का। और इसका पहला संस्करण 1975 में निकला था। और ये उस समय की 1400 रुपये की किताब है। और 60 रुपये, मतलब 60 अमेरिकी डॉलर। और ब्रिटिश पाउंड की अगर बात करें तो 40 ब्रिटिश पाउंड की। और श्री गंती मोहन चंद्र बाल योगी, जो 3 मई सन 2002 को जिनका देहांत हो गया था, लोकसभा जो 13वीं लोकसभा रही उसके अध्यक्ष भी रहे हैं ये। तो उनकी स्मृति में ये किताब प्रकाशित हुई थी। और कुछ प्रस्तावना है बुक की, आगे चलते हैं। पुस्तक में आगे जब आप चलोगे तो यहाँ विषय सूची के बाद में आपको सबसे पहले संसद भवन की कुछ खास बातें इसमें लिखी हुई हैं। जैसे क्या, मैं आपको भी बताता हूँ। पहले आप संसद भवन का ये दृश्य देखिए अंदर का। ये संसद भवन के वो थमले, वो खंबे, वो स्तंभ जो किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, मोहित कर देने वाले। और ये संसद भवन के शीशम के दरवाजे, इसमें पीतल के, ब्रास के ये हैंडल, ये डंडाले, ये ताले, ये बहुत सुंदर जूट का बना हुआ पायदान। ये पहला तल है, ये पहली मंजिल है। और ये जो पोल है, ये जो स्तंभ है, ये एक स्तंभ, एक पोल 27 फीट ऊंचा है। और संगमरमर भी लगा है और बलुआ पत्थर भी लगा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ जानकारी इसमें दे रखी है कि कुल 144 स्तंभ हैं, जिनकी ऊंचाई 8.23 मीटर या 27 फुट है। और ये जो संसद भवन था हमारा, इसकी जो नींव रखी थी वो 12 फरवरी 1921 को
माननीय ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखी गई थी और लगभग 6 साल इसे बनने में लगे। 18 जनवरी 1927 को ये बन के तैयार हुई थी। और उस समय जब आप इतिहास पढ़ोगे तो उस समय भारत के जो वायसराय साहब थे उनका नाम था इरविन, तो उन्होंने इसका उद्घाटन करा था और 83 लाख रुपए इसकी लागत में लगी थी। आपको दिख रहा होगा 83 लाख रुपए। बहुत सारी जानकारी है इसमें जो आप पढ़ो ध्यान से। आगे चलता हूँ। ये संसद भवन का दृश्य, और ये पहले तल के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो संसद भवन में एंट्री करते हैं अंदर। ये अंदर का दृश्य है। ये शीशम के दरवाजे और इन पे शीशा लगा है और बहुत बारीक लकड़ी की जालियां हैं, बीच में फव्वारे। संसद भवन का भीतर का ये दृश्य और लोकसभा दीर्घा की ओर जाने वाला मार्ग, बनी जालियों का दृश्य। अलग अलग जो हमारे संविधान के सभा के लोग रहे उनकी मूर्तियां, बहुत बहुत बड़ी मूर्तियां बनी हुई हैं यहाँ सीमेंट की। उसमें चाहे राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति हो, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हो, आगे बहुत सारे दृश्य हैं। ऊपर संगमरमर की जालियां बनी हुई हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अंदर काम है। ये चीज़ों को जानते रहिए। अब ये वो कुर्सी है जहाँ हमारे राजेंद्र प्रसाद बैठते थे। राजेंद्र बाबू पटना से आते थे, बिहार का क्षेत्र से आते थे। यहाँ आपको, मुझे तो दिख रहा है, आपको शायद कैमरे में ना दिखे, यहाँ इस कुर्सी के नीचे आज भी ये चारों तरफ संगमरमर की पट्टी लगी हुई है और यहाँ एक टैल पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। यहाँ नीचे टैल पे लिखा हुआ है, भारत की संविधान सभा के अधिवेशन इस सभा में आयोजित हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी बेंचेस थी वो यहीं बैठती थी। संसद के सामने का ये फव्वारे का दृश्य है। ये विहंगम दृश्य हमने पहले पेपर पे भी देखा था। अब इसके सेंट्रल हॉल है ये, इसे कहते हैं केंद्रीय भवन। आज इसमें लोकसभा अध्यक्ष नहीं बैठते हैं, न राज्यसभा अध्यक्ष। एक्चुअल में संसद गोल है और उसके एक तरफ अर्धवृत्ताकार में लोकसभा, दूसरी तरफ राज्यसभा, और बीच में वृत्ताकार सेंट्रल हॉल है। वो ये सेंट्रल हॉल की चेयर है जहाँ अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष हमारे जो राजेंद्र प्रसाद बने वो यहीं बैठते थे, इसी हॉल में। आगे इसी हॉल का एक बड़ा दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले उस दृश्य को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सेंट्रल हॉल की ये जो कुर्सी है ये आपको यहाँ दिखेगी। यहाँ पे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी बैठते थे। इसके पीछे एक दरवाज़ा है, जाने आने के लिए भी है वो, और एक एंट्री गेट यहाँ से है, एक एंट्री गेट इधर से है। और ये ट्रांसमीटर, ट्रांजिस्टर, उस समय के स्पीकर रखे हुए हैं। ये वो पोडियम या लेक्चर स्टैंड जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर आते थे। ये मूर्तियाँ लगी हैं वो जो हमारे संविधान के निर्माता और स्वतंत्रता आंदोलनकारी रहे। और एक बड़ी खास बात इस सेंट्रल हॉल में है, वो क्या, एक्चुअल में इसका जो छत है वो प्लेन नहीं है, डोम है, गुंबद है। और गुंबद बहुत ऊंची है वो गुंबद, तो उसमें से ऊपर से पंखे के लिए व्यवस्था नहीं है। तो आप देखोगे ध्यान से तो ज़मीन में से ये पंखे के स्टैंड लगे हैं और उल्टे पंखे हैं। इन पंखों को देखने में अपने आप में रोचकता आती है और ये आज भी चलते हैं उस टाइम के पंखे। और ये ब्रास के, पीतल के इनके स्टैंड हैं। और ये 8 दीर्घाएं हैं, बेंचेस जो शीशम की, सागवान की लकड़ी की बनी हुई हैं। ये हमारे लाला लाजपत राय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ चेयर के जस्ट ऊपर गांधी जी की फ़ोटो लगी है इधर। अभी आगे मैं आपको बड़ी करके वो फ़ोटो दिखाऊंगा। अभी यहाँ गांधी जी की फ़ोटो है चेयर के जस्ट ऊपर, और अध्यक्ष जी के राइट साइड में यहाँ ऊपर की तरफ सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो लगी हुई है। बहुत बहुत बड़ी तस्वीरें हैं ये, और ये पेंटिंग है।
और किन लोगों ने बनाई हैं ये भी है। एक घड़ी लगी है साइड में और ऊपर बालकनी है। यहाँ पे जनता के लोग बैठते थे। कई बार यहाँ पर संविधान सभा के, जो आप पढ़ोगे संविधान सभा, 389 लोग रहे, फिर आगे चल के 299 रह गए वो। तो वो लोग यहीं इन्हीं बेंचेस पर बैठते थे। ज़्यादातर हमारे संविधान सभा के जो मेन लोग होते थे, जैसे मान लीजिए अंबेडकर जी हुए, नेहरू जी हुए, और गांधी जी तो खैर कभी संविधान सभा में यहाँ इस हॉल में वो नहीं आए, ना संविधान सभा के वो सदस्य थे। लेकिन हाँ, वो बात अलग है, वो अलग का विषय है कि संविधान बनने में गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो बताते भी, पूछते भी थे। विचारधाराओं का ही खेल था, विचारधाराओं में ही मतभेद था। खैर बाकी बात अलग है, आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। अब ये वो डोम है, ये संविधान सभा का कुछ थ्योरी है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। वो क्या है कि जो संविधान सभा की छत का जो गुंबद है, गुंबद का जो व्यास है वो 29.9 मीटर है लगभग, या कहीं तो 98 फुट उसका व्यास है। और जमीन से जो हाइट है वो 118 फीट है। जमीन से ऊपर डोम की हाइट जो है वो 118 फीट है। इसलिए 118 फीट नीचे पंखे लटकाने ये अपने आप में बहुत चैलेंज है। और डोम जो होता है वो गोल होता है मस्जिद की तरह, जैसे मस्जिद में आपने देखा होगा, गुरुद्वारों में देखा होगा। इसलिए पंखे उल्टे लटकाए गए। चैलेंज था इसे बनाने वालों के सामने, एडविन लुटियंस के सामने। एडविन लुटियंस जो थे और हर्बर्ट बेकर, उन्होंने ये मिलकर तैयार की थी। और ये संगमरमर के और ग्रेनाइट के बने हुए पोल हैं। ये ऊपर डोम का डिजाइन है, और ऊपर ये रोशनदान भी है, और यहाँ से हवा भी आती है। ये बाहर की फोटो है एंट्री गेट की। ये वो पीछे की प्रांगण का दरवाजा है, और ये सामने राष्ट्रपति यहाँ से जब गुजरते हैं अभिभाषण के लिए इसी हॉल में आते हैं। आपको एक चीज और बताता हूँ, आज ये खाली रहता है। यहाँ ना लोकसभा आती ना राज्यसभा। जब जब 108 के तहत आप पढ़ोगे ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, संविधान का भाग 5 अध्याय 2 का अनुच्छेद 108, संयुक्त अधिवेशन जब जब आता है वो इस हॉल में आता है। और दूसरी चीज, जब जब लोकसभा गठित होती है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होता है तो यहाँ होता है। सारे यहाँ पे एमपी बैठते हैं और राष्ट्रपति यहाँ पे अपना अभिभाषण देते हैं इस जगह। इसलिए वैसे काम में आता है। और चारों तरफ इसके अलमारियां लगी हुई हैं, पुस्तक लगी हुई हैं। पुस्तकालय के काम में आता है। रोजमर्रा में सदस्य आते हैं घूमने के लिए, और कभी कभी इसमें अभिभाषण, और अगर जरूरत पड़ती है तो संयुक्त अधिवेशन आता है। आप पढ़ोगे संविधान का अनुच्छेद 86 अभिभाषण और 87 विशेष अभिभाषण। ये रोशनदान बने हुए हैं। आगे चलते हैं। ये कुर्सी के ऊपर वो गांधी जी की तस्वीर है जो ओसवाल्ड बिरले द्वारा बनाई गई थी। ये तस्वीर 30, एक लिखा है ना, 2 अक्टूबर 1869 से 30 जनवरी 1948, ये जन्म और मृत्यु का यहाँ पे डिटेल है। कुछ सेंट्रल हॉल के चित्रों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, और चित्रों के साइज भी लिखे हुए हैं। चित्र किन किन लोगों के चित्र हैं। तिलक का है, बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय साहब का। तुम लाला जी की मृत्यु देखोगे ना, 17 नवंबर 1928 को वो ख़त्म हो गए थे। जो लाठी मार के हत्या करी थी उनकी, तो उसके कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो गए थे 17 नवंबर को। और एक महीने जस्ट बाद 17 दिसंबर को ही जो HSRA के सदस्य थे उनकी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अब बड़ा रोचक कहानी है। अगले साल 1929 में जो असेंबली हॉल में बम फेंका था, वो आज भी बम के निशान है। मैं आपको दिखाऊंगा, आगे फोटो है उसका। ये हमारे तिलक साहब, और ये केसरी अगर आप देख पा रहे हो तो केसरी, और इन्होंने अपने साथ में
इनकी पुस्तक आप गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की ही किताब है, इन्होंने ले रखी है। और ये जो चित्र है वो श्री गोपाल ड्यूस्कर द्वारा बनाया गया है। यहाँ नाम लिखा हुआ है गोपाल ड्यूस्कर, देखोगे आप। और ये सी राजगोपालाचारी जी, NS शुभ कृष्ण द्वारा इनका चित्र बनाया गया। ये भी सेंटर हॉल की तस्वीर है। बहुत बहुत बड़ी तस्वीरें हैं ये। आगे चलते हैं। ये लाला लाजपत राय, ये मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। इन्होंने ही नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, आप पढ़ोगे 1928 में नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट जो पेश की थी तो किसके कहने पे पेश की थी, क्यों इन्हें बताया गया, कौन व्यक्ति थे जिन्होंने चैलेंज दिया था भारतीयों को कि आप संविधान बना के दिखाइए। तो ये वही व्यक्ति हैं मोतीलाल नेहरू, हमारे इलाहाबाद के रहने वाले मोतीलाल नेहरू। इन्हीं के पुत्र जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जी की ही पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी के पति हुए फिरोज गांधी साहब। उसकी बड़ी रोचक कहानी है गांधी परिवार की, किसी और दिन बताऊंगा वो क्या ब्लड रिलेशन है। लेकिन अब ये महान विभूति हैं हमारी, इन्हें राजनीति से अलग हटकर हम इस समय देख रहे हैं, क्योंकि हम इनके बारे में अगर टीका टिप्पणी करें तो भी ये हमारे संविधान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी भी तो कुछ बिसात नहीं है, इन लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी है। राजीव गांधी साहब 21 मई 1991 को धनु नामक एक महिला बम के द्वारा इनकी बम दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और ये 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में इन्हीं के बॉडीगार्डों ने इन्हें गोली मार दी थी, सिख बॉडीगार्डों ने। उससे पहले आप पढ़ोगे, जब राजनीतिक इतिहास पढ़ोगे तो इंदिरा गांधी ने 1983 में ऑपरेशन ब्लू स्टार करा था पंजाब में, जनरल सिंह भिंडरा वाले को मरवाया, इन्होंने ही मरवाया था, इन्हीं की सरकार में मारे गए थे वो। रोरिक द्वारा ये चित्र बनाया गया और भट्टाचारी द्वारा राजीव गांधी जी का। कंप्यूटर की देन इन्हीं के काल की है, इनकी सोच बहुत अच्छी थी राजीव गांधी साहब की। और इन्हीं का सपना था पंचायतों का अधिनियम लाने का। 65वां संविधान संशोधन रखा था जो फेल हो गया था, और आगे चल के फिर वो 73वां और 74वें संविधान संशोधन का रूप इन्होंने लिया, जो 1992 में PV नरसिम्हा राव की सरकार में रखा गया था। और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने ही इनके वादे को पूरा करने के ऊपर थे। उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी का सपना पूरा करूंगा मैं। ये हमारे वल्लभ भाई साहब, इनका तो जवाब ही नहीं है। गाजर खिला खिला कर इन्होंने 1947 से 46 से, बल्कि 46 से और 48 के बीच में जितनी भी रियासतें थी हमारी, सबका एकीकरण कर डाला। और जब जब पटेल साहब का नाम आएगा तो इतिहासकार और मैं खुद भी एक व्यक्ति का नाम जरूर लेंगे, उनका नाम है BP मेनन। जैसे शरीर आत्मा के बिना अधूरा होता है ना, ऐसी पटेल साहब VP मेनन के बिना अधूरे थे। मतलब VP मेनन कौन, आपको अगर शायद पता हो, और मैं बता देता हूँ, जो हमारे अंतिम वायसराय हुए भारत के और प्रथम गवर्नर जनरल भी हुए थे स्वतंत्र भारत के, मैं माउंट बेटन की बात कर रहा हूँ। माउंट बेटन के वो PA थे, सचिव थे VP मेनन, केरल से आते थे। अब जब माउंट बेटन यहाँ से चले गए, भारत आज़ाद हो गया, तो जो अंग्रेज लोग थे वो तो यहाँ से चले गए। अब जो भारतीय लोग थे उनकी नौकरी भी गई और वो भारत में रहने थे। तो जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे वो उन्हें चाटुकार की निगाह से ना देखें, तो ऐसे मेनन बहुत परेशान थे वो, लेकिन वो टैलेंटेड बहुत थे। तो वल्लभ भाई ने ऐसे टैलेंट को अपने साथ रखा, बोले तुम हमारे साथ रहो, हमारा सहयोग करो। और वल्लभ भाई पटेल के साथ रियासतों में एकीकरण के लिए मेनन साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। एक बहुत बड़े प्रशासक के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 31 अक्टूबर 1975 इनका जन्म हुआ था। NS शुभ कृष्णा द्वारा इनका ये चित्र बनाया गया, बहुत बड़ा चित्र है वल्लभ भाई साहब का। ये लौह पुरुष है हमारे।
बहुत बड़ी कुर्बानी है। देश के पहले उप प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए, उसके पीछे एक बड़ी राजनीति रही है गहरी, बताएंगे, चर्चा करेंगे इसके ऊपर। देशबंधु चित्तरंजन दास, इन्हीं का नाम है साहब, CR दास। जब इतिहास पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो 1923 1924 में आप गांधी दास पैक्ट पढ़ोगे, क्योंकि 1922 में गांधी जी को जेल हो गई थी चोरी चोरा के बाद में। तो 1924 में उनकी रिहाई हो गई थी। तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन से पहले ये बहुत चतुर व्यक्ति थे, देशबंधु चित्तरंजन दास। गांधी जी से बोले कि हमारी पार्टी को समर्थन दो। इनकी पार्टी थी स्वराज पार्टी। तो गांधी जी को बहला फुसला लिया था इन्होंने, और फिर पार्टी बनाई थी चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर, स्वराज पार्टी। तो गांधी जी ने फिर समर्थन करा था और इनकी स्वराज पार्टी ने फिर चुनाव भी लड़ा था और सीटें जीती भी थी। फिर देखा देखी पार्टी बनी थी इनकी HRA वालों की, सचिन नाथ सान्याल चंद्रशेखर की। आगे चलते हैं। ये हमारे, इनका तो जवाब ही नहीं है, अंबेडकर साहब। जय हो। भीमराव अंबेडकर, 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हुआ। मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्ति कभी मरते नहीं हैं, ना उनका कभी देहांत होता। वो हम लोगों में अपनी विचारधारा को लेकर सदैव जीवित रहते हैं। और सुश्री जेवा अमरोहवी द्वारा इनका ये चित्र बनाया गया। अमरोहा की रहने वाली थी जेवा, जिनके द्वारा ये फोटो बनाई गई है। अमरोहवी ये नाम लिखा हुआ है, अमरोही भी बोल देते थे उन्हें। ये मोरारजी भाई देसाई भाई गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और मुझे आगे बढ़ने का तो मतलब समय की बाध्यता है, पूरी एल्बम आपको दिखानी है, अभी बहुत बड़ी एल्बम है और उसमें बहुत कुछ है अभी देखने का। मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अभी और चर्चा करने का मन है, लेकिन किसी और दिन करूँगा। आगे चलता हूँ। गुरुजी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर साहब। व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए, कपड़ों को और शक्ल से कोई नहीं जानता। इनसे कोई सीख ले। इनकी गीतांजलि लिखी हुई, जिसपे नोबेल मिला 1913 में। और USA में तो इंटर के सिलेबस में उनकी सरकार ने लगा रखी है गीतांजलि। जब जब गीतांजलि का उल्लेख आता है, जब जब टैगोर साहब का उल्लेख आता है ना, तो मुझे गीतांजलि में लिखी हुई ये वो पंक्ति याद आती है कि जोदी तोर डाक्शो निकियो नाय तो मैं आकला चलो रे, जो भी कोई को था ना कोई और ओ भालो। मतलब जब कोई तुम्हारा, बांग्ला भाषा में है ये पंक्ति, कि जब कोई तुम्हारा साथ ना देना तो तुम अकेले ही चलो। अगर पत्थर लग रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, जो पथ में पड़े हैं, रास्ते में पड़े हैं, उनकी परवाह मत करो। ऐसा बोलते थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। और श्री अतुल बोस द्वारा इनकी ये फोटो बनाई गई है, चित्र बनाया गया है। श्रीमती सरोजनी नायडू राज्यपाल भी रही हैं और चिंतामणि कर द्वारा इनका ये फोटो बनाया गया है। बहुत बड़ी तस्वीर है। चौधरी साहब, चरण सिंह साहब, किसान पुत्र, धरती पुत्र। 23 दिसंबर 1902 को जन्म हुआ और 29 मई 1987 को इनका देहांत हुआ। भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं 1900 मतलब 1979 में बने थे और 1980 तक रहे थे, जनवरी तक। तो उनके बाद में इनसे पहले थे मोरारजी भाई देसाई भाई, और इनके बाद में बनी थी इंदिरा गांधी जी। सुश्री जेवा अमरोहवी के द्वारा ही इनका ही फोटो बनाया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज बीजेपी के आइकन बने हुए हैं। मुखर्जी साहब बड़े मुखर विचारों के थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद,
जब जब टीवी न्यूज़ चैनल देखता हूँ ना, और बहुत सारे मेरे हिंदू भाइयों को मुस्लिम भाइयों पे तंज कसते हुए देखता हूँ, और बहुत सारी मुस्लिम भाइयों को हिंदू भाइयों पर लालछन लगाते देखता हूँ, तो ऐसे महान विभूतियों की, महान व्यक्तित्व की आज जितनी भारत में ज़रूरत है, शायद जिस समय ये लोग हुए थे उतनी ना हो। आज इनमें से एक भी व्यक्ति भारत में होता ऐसी विचारधारा का, तो भारत की बिगड़ी हुई राजनीति को सुधार देता, माहौल सुधार देता। ये भी भारत के मुस्लिम हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। शिक्षा मंत्री के रूप में कैसे काम किया जाता है, कोई इनसे पूछा जाए। गांधी जी के बड़े प्रिय थे कलाम साहब। श्री के हेबर द्वारा इनके चित्र बनाया गया। 11 नवंबर 1888 को जन्म हुआ, 22 फरवरी 1958 में इनकी मृत्यु हुई थी। गांधी जी की विचारधारा से बड़े प्रभावित थे। ये भी मुस्लिम थे, ये भी भारत में रहे हैं। कैसा भारत का माहौल होगा उस समय। हमारे संविधान सभा में बड़ी अहम भूमिका संविधान में इनकी है। राजेंद्र बाबू, राजेंद्र बाबू का जब जब नाम आएगा ना, ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जैसे घर का बड़ा बूढ़ा होता है, जिसकी बात कोई नहीं टालता। मुझे इनके जब जब नाम आता है इनके व्यक्तित्व का, तो इनके बारे में जितनी भी इतिहास से संबंधित चीज़ें हैं, वो घटनाएं दिमाग में आती हैं। जैसे आप त्रिपुरी अधिवेशन विवाद पढ़ोगे, 1939 की बात है। त्रिपुरी अधिवेशन विवाद 39 में जब चुनाव हो रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष बनने के, तो एक तरफ बोस साहब खड़े थे, सुभाष चंद्र बोस जी, और एक तरफ पट्टाभी सीतारामैया थे। तो सीतारामैया को इलेक्शन लड़ा रहे थे गांधी जी, और सीतारामैया लगभग 150 वोटों से हार गए थे, बोस जीत गए थे। अब गांधी जी ने जीते हुए कैंडिडेट की फिर मुखालफत करी, तो बोस नाराज होकर कांग्रेस छोड़ के और यहाँ से सिंगापुर चले गए थे, और फिर वहां जाके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 3 मई 1939 को। तो अब अध्यक्षता कौन करता, तो सब सर्वसम्मति से इन्होंने अध्यक्षता करी थी। मतलब ये तब तब काम में आए जब तक मामला बिगड़ रहा था। और सच्चिदानंद सिन्हा के बाद में इन्होंने ही बागडोर संभाली थी हमारी संविधान सभा की, और स्थायी एक ही अध्यक्ष रहे हमारे, और आगे चल के यही राष्ट्रपति रहे 1962 तक। 2 बार कार्यकाल है, और संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी रहे हैं और अध्यक्ष के रूप में भी रहे। बिहार से आते थे, एक बिहारी सब पर भारी। मजाक कर रहे हैं, क्षेत्रीय बात थी ये। आगे चलते हैं। तोड़ नहीं है इनका। राम मनोहर लोहिया साहब, ऐसी विचारधारा लोहिया जी की। उत्तर प्रदेश में आज लोहिया जैसा नेता ही नहीं दिखता, न बीएसपी में न एसपी में। मतलब ये ऐसे व्यक्ति के, इनकी विचारधारा ये थी कि जब ये खत्म हुए थे 105 रुपए इनके पास से मिले। आज के अगर नेता खत्म हो जाए तो अरबों खरबों रुपए, करोड़ों रुपए तो मिलेंगे ही कम से कम। 105 रुपए इनके पास से लोहिया जी के। ये धरती पुत्र लाल बहादुर शास्त्री, ऐसी विचारधारा। ताशकंद जब गए थे वहां, तो उनका ये निधन हो गया था, वहीं हो गया था निधन, तो हार्ट अटैक से। 2 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ था, 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद में, शास्त्री जी की। इन्होंने कहा था कि अब देश संकट से गुजर रहा है। 1965 में एक तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, और 1962 का चीन का युद्ध हम लड़के ही चुके थे, तो देश की आर्थिक हालत पस्त थी। उस समय अमेरिका से गेहूं मंगवाया जाता था। हमारे यहाँ हरित क्रांति आई कब थी, हमें हरित क्रांति आने से पहले की बात है इनका कार्यकाल। तो उस समय निर्भर थे हम खाद्यान्न पे भी, विदेश पे ताकते रहते थे विदेश का मुंह। तो इन्होंने कहा था भैया उपवास रखो तो सहयोग करो, तो इनके कहने से पूरे देश ने उपवास रखा था 1 दिन का। आज के नेता अगर 1 दिन का उपवास रखने के लिए बोल दे तो शायद कोई ना रखेगा।
लेकिन हाँ, मोदी जी में ऐसी छवि देखते हैं कि उनके कहने से घंटियां तो लोग उन्हें बजाती हैं। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, बहुत बड़ा महान व्यक्तित्व। देखिए, आलोचना उसी की होती है जिसमें कुछ गुण होते हैं। जिस समय देश को, एक छोटे बच्चे को जिसे लंगोट बांधनी नहीं आती है, उसे कोट पैंट टाई पहनानी है, ये काम बड़ा मुश्किल होता है। जिस समय देश आज़ाद हुआ था ना हमारा, सेना का खर्चा, योजनाओं का खर्चा, नए नए मंत्री, सब लोग नए, उस समय देश को संभालना, पंचशील का सिद्धांत देना, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत देना, ये इन्हीं की देन है, जवाहरलाल नेहरू जी की। किसी व्यक्ति की आलोचना अगर हम करते हैं ना, तो करिए, अच्छी बात है, राजनीति में आलोचना अच्छी चीज है, लेकिन उसका जो सकारात्मक पक्ष है, जो देश ने उसको, जो उस व्यक्ति ने देश को दिया, उसे हमें नकारना नहीं चाहिए। जो आज गुट निरपेक्षता का सिद्धांत लेकर आज मोदी सरकार चल रही है, वो इन्हीं की देन है, गुट निरपेक्षता। पंडित मदन मोहन मालवीय, ये वो व्यक्ति जो कभी बड़े बड़े व्यक्तियों के बीच में अगर लड़ाई हो जाती तो दो बड़े व्यक्तियों को बैठाते और सुलह करवाने का काम यही करते थे, मालवीय साहब, पंडित मदन मोहन मालवीय। बीएचयू में इनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। जो बीएचयू है हमारा, बनारस यूनिवर्सिटी, और जो पूना पैक्ट है गांधी और अंबेडकर साहब का, उसके में भी इनकी बड़ी भूमिका रही थी, मालवीय साहब की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ था इनका, और 18 अगस्त 1945 को जो विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। और आगे चल के मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी, गुमनामी बाबा के नाम से फिर आगे चर्चित हुए। आज भी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि गुमनामी बाबा, तो इनकी तस्वीर आती है। बड़ी रोचक कहानी है इनकी। मणिपुर का उस समय का युद्ध 1943-44 वाला, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करना, मोहन सिंह से मिलना, और लड़कों को यहाँ से ड्रेस पहुंचानी, उधर चर्चिल से, उससे हिटलर से जाके मिलना। गांधी जी से बहस हो गई थी 1922 में, जब स्थगित कर दिया था गांधी जी ने वो अपना आंदोलन जो चला रहे थे 1920 से, 1 अगस्त 1920 से, ऐसा वो वाला, कह रहे थे कि बाबा आंदोलन मत रोको, हम देख लेंगे, हम आंदोलन चलाएंगे। लेकिन गांधी जी नहीं माने, और 12 फरवरी की तारीख थी, 1922 का दिन था, दोपहर में कांग्रेस की मीटिंग करी और आंदोलन स्थगित कर दिया। बड़े नाराज हुए बोस साहब कि बाबा, कुछ लोग ही तो खत्म हुए हैं। वहां चोरी चोरा में 22-23 लोग जिंदा जला दिए थे, हम आंदोलन देखेंगे, लेकिन नहीं माने। तो दोनों की विचारधारा फिर अलग अलग हो गई। चलिए आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी, पहले कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष ये बने थे, नौरोजी साहब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। बड़ी भूमिका है इनकी, पारसी धर्म के हैं, ये पारसी हैं। अब क्यों हम पारसियों को जगह ना दे भारत में, हमारे संविधान सभा में इतनी महत्वपूर्ण योगदान, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से संविधान में, मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष, सभा के सदस्य तो नहीं रहे, लेकिन संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से मोरारजी की विचारधारा को हम साफ साफ देख सकते हैं। ये आ गई हमारी, देखो एक चीज बताता हूँ, जो हाफ सर्कल में है ना, वो हमारे दोनों सदन है। ये राज्यसभा का चैम्बर है, और राज्यसभा में नीचे लाल रंग का कारपेट पड़ा है। आज तुम देखोगे जो जगदीप धनखड़ हैं हमारे राज्यसभा के चेयरमैन या चेयरपर्सन, और लोकसभा में वो बैठते हैं ओम बिरला साहब, तो यहीं बैठते हैं वो सभापति। और पीछे से आते हैं, गेट है लगा हुआ यहाँ पीछे से, आप ये चेयर देख रहे हो, ये कानून की तराजू बने हुए हैं पीछे, ऊपर अशोक की लकड़ी की ये बनी हुई है सब, ये टोटल कितना बारीक काम है। और यहाँ पे ये अब लाइटें लगी हुई हैं, पहले यहाँ पंखे लगे हुए थे इन्हीं के ऊपर,
यहाँ पीछे बैठने का स्थान है, मीडिया के लोग और नेता लोग बैठते हैं जो उनके घर के लोग होते हैं। लिखा हुआ है यहाँ थ्योरी में 250 सदस्यों की सीटों की व्यवस्था है और जो 6 खंडों में विभाजित है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 खंड हैं इस तरह से। और जो ये इधर वाला और इधर वाला चेयर है ये छोटी हैं और ये 4 लोगों के बैठने के लिए हैं, 2 लोगों के बैठने के लिए हैं, ये भी 4 लोगों के लिए, ये भी 4 लोगों के लिए, इस तरह से। और इनके मेज़ों पे आगे बटन लगे हुए हैं जिनसे वोट डालते थे, और जब बटन काम नहीं करते थे तो पर्ची से वोट डालते थे। ये जो चैम्बर है ये इस चेयर के पीछे एक हॉल है। ये जो चेयर है सभापति जी की, इसके पीछे गेट है और गेट के पीछे एक कमरा है और कमरा अंदर से ऐसे दिखता है और ये सभापति जी का चैम्बर है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे राज्यसभा चैम्बर में ये यहाँ बैठते थे। इनका फोटो राधाकृष्णन साहब का। ये हमारी लोकसभा है। यहाँ हमारे जीवी मावलंकर पहले लोकसभा के अध्यक्ष। आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये जो लोकसभा स्पीकर के जो राइट हैंड पे जो पोल दिख रहे हो आप, ये पोल नीचे से यहाँ से, अब तो खैर इसकी मरम्मत हो गई है, वो यहाँ से टूटा हुआ था जब 1929 में मार्च अप्रैल में, उस समय जब यहाँ बिल पर बहस हो रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, सेफ्टी बिल पर, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आए थे बम लेकर, तो बम फेंका था उन्होंने यहाँ आगे खाली जगह में, जिससे लोगों को नुकसान ना पहुंचे और हम चर्चा में बने रहें, जैसे आज कन्हैया करता है। कन्हैया तो खैर विवाद करता है, कन्हैया जो है हमारा, लेकिन वो उस समय भगत सिंह जो हैं वो वास्तव में आंदोलनकारी के रूप में यहाँ गए थे, बटुकेश्वर दत्त। तो आम जनता पहले यहाँ जाती थी, ये जो वो भी गए होंगे तो आम जनता के लोग थे। अब यहाँ जो ऊपर चेयर बनी हुई है, ये वाली आप देख पा रहे हो, तो ऊपर चेयर है यहाँ दूसरी मंजिल पे। अब यहाँ पर आम लोगों को जाना बंद हो गया है, क्योंकि सन 2002 में आक्रमण हुआ था, आतंकी आक्रमण हाफिज सईद ने जो करवाया था, जैश ए मोहम्मद ने। तब के बाद से यहाँ पर सब लोगों को आना जाना बंद हो गया है और 550 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ नीचे हरे रंग का कारपेट है और राज्यसभा में नीचे लाल रंग का कारपेट है। बस कारपेट से अंतर पता लगता है, बाकी सीट, बैठने का ढंग, मतलब ये सब चीज़ें एक है, बल्कि हॉल थोड़ा छोटा है और ये वाला हॉल थोड़ा बड़ा है। आगे चलते हैं। श्री ये तुम्हारे विट्ठल भाई पटेल जी। अब विट्ठल भाई पटेल जो हमारे ये लोकसभा है ना, इस लोकसभा के पहले अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे, लेकिन जब हमारा भारत आज़ाद हो गया, संविधान लागू हो गया, तो जीवी मावलंकर बने। लेकिन ये संसद भवन तो अंग्रेजों के काल में बनी थी। तो जिस समय यहाँ बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह आए थे और बम फेंका था 1929 में, तो उस समय यहाँ लोकसभा की कुर्सी पर ये व्यक्ति थे, विट्ठल भाई पटेल। आगे चलते हैं। ये हमारा चैम्बर है, अध्यक्ष का चैम्बर। इस चेयर के पीछे रूम है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष का ऑफिस है। ये ऑफिस के बाहर की गैलरी है जहाँ सोफे लगे हुए हैं और नेता लोग यहाँ बैठकर आराम से बातचीत करते हैं। ये चेयर और यहाँ ये जो बोर्ड लगे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे लाइटें जलती हैं ग्रीन और रेड, और ये जो इस तरह से शेप में आप देख रहे हो, ये जो शेप में है, इससे पता लगता है कि कौन व्यक्ति आया है और कौन नहीं आया है, किसने वोट दिया है, किसने नहीं दिया है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है आज पूरा। ये एक सीट का माइक है, सीट नंबर 107 का, और ये बॉक्स के पेंट से पता लग रहा है ग्रीन कलर का, मतलब ये राज्यसभा का है। ये माइक के थोड़े से मीटर हैं, ये हेडफोन रखे हैं, और ये माइक, और ये टेक्निकल रूम है। इस टेक्निकल रूम के सामने शीशा लगा है जहाँ पे टेक्निकल टीम बैठती है, और ये सीटों के यहाँ सामने एक, इनके सामने टेबल है, मीटर है, कंप्यूटर रखा है, जिससे पता चलती है कि कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है और क्या बात कर रहा है।
कैमरे की व्यवस्था, यहाँ एक बोर्ड लगी है स्क्रीन, इस पे ये दिखता है कि कितने वोट आए हैं, कितने विधेयक के पक्ष में हैं, कितने विपक्ष में हैं, ये सारी चीजें। ये दीर्घा वाला क्षेत्र है, भित्ति चित्र लगे हुए हैं पूरी संसद भवन में। जो वो पोल से अंदर आते हैं तो फिर एक ये वो वाली गैलरी है जो खंभों के अंदर है, और उस पूरी गैलरी में भारत के ऐतिहासिक चित्र बने हुए हैं। यहाँ ये वो चित्र राम राज्य की स्थापना को प्रदर्शित करने वाला दृश्य है, और राम, सुग्रीव, हनुमान, वशिष्ठ, और यही चित्र हमारे संविधान में भी पेंटिंग से बनाए गए हैं। ये गौतम बुद्ध की तस्वीर है ध्यान करते हुए। ये तस्वीरें वो महावीर स्वामी की, अशोक की, बौद्ध भिक्षुक, यूनानी सम्राट, बुद्ध धम्म चलाते हुए, धर्म चक्र चलाते हुए, और चरक और सुश्रुत औषधि विज्ञान की, जो हमारे प्राचीन भारत में आप पढ़ोगे, चरक और सुश्रुत, उनकी तस्वीरें भी लगी हुई है संविधान में। ये हर्षवर्धन चीनी यात्री हुएनसांग का स्वागत करते हुए आया था ना। हर्षवर्धन का काल पढ़ोगे आप, 606 से 647 के आसपास हर्षवर्धन का काल रहा था, और 629 में हुएनसांग आया था। 645 तक भारत में रहा था, नालंदा जो पढ़ने आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने। तो ये राजा हर्षवर्धन बैठे हैं यहाँ इधर की तरफ, ये राजा हैं यहाँ इस जगह, और ये हुएनसांग है और उसका स्वागत कर रहे हैं। तो देखो एक चीनी यात्री का स्वागत कर रहे हैं हर्षवर्धन। मतलब ये पेंटिंग भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सर्वधर्म संभाव को दर्शा रही है। मतलब कोई एक धर्म नहीं है, कोई एक जाति नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक विचारधारा नहीं है। आर्यभट्ट और वारामिहिर की तस्वीर है यहाँ पर। ये जनता द्वारा गोपाल को सम्राट निर्वाचित किए जाना, ये 9वीं सदी है। गोपाल साहब पाल वंश का संस्थापक हुआ, ये उसकी तस्वीरें हैं। और ये पेंटिंग है बहुत बहुत बड़ी। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, द्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद की जो प्रवर्तक आप पढ़ोगे, ये वही है। विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। कलिंग के खारवेल सम्राट महामेघवाहन और उनके राज्यकाल के 13वें वर्ष उदयगिरी में हुई जैन सम्मेलन, ये महामेघवाहन है। गुरु नानक, सिख धर्म को भी जगह मिली है, सिख संप्रदाय को। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, चिड़िया नाल बाज लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। दरबार के एक दृश्य में अकबर, टोडरमल, तानसेन, अबुल फजल फैजी और अब्दुल रहीम खान खाना, ये वही है रहीम दास। जो भक्त रहीम है ना, ये इन्हीं का नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, जो सलीमा बेगम से पैदा थे। अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम का भारत नहीं है, केवल हिंदुओं का है। तो और ये तस्वीरें संविधान की किताबों में भी ऐसी छपी हुई हैं। अकबर की फोटो भी संविधान की किताब में है, यही वाली सेम फोटो अकबर की, जो संविधान की बुक है। ओरिजिनल बुक भी ऐसी ही जैसे ये बुक दिखा रहा हूं। तो इससे आपको सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप ये केवल सोच रहे हैं कि थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, नक्शे वाला वो चैप्टर कहाँ है, आर्टिकल्स कहाँ है, तो आप इन चीज़ों से ये देखो, महसूस करो कि हमारे संविधान बनाने वाले जो लोग थे उनकी विचारधारा क्या थी। वो सबको साथ लेके चलने वाले लोग थे। खाली कह देने मात्र से नहीं होता सबका साथ सबका विकास, अंदर से फील होना चाहिए। आपके सामने वाले को ना, आपके साथ बैठते हुए जब अपनी जाति और तुम्हारी जाति का ख्याल दिमाग में ना हो, तब बैठना बैठना होता है। ये शाहजहां और मुमताज का दृश्य है, संसद भवन में पेंटिंग है।
जिस लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर भाषण दिए जाते हैं, वो लाल किला इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, शाहजहां साहब के। शिवाजी, अरे मराठाओं का तो जवाब ही नहीं। जब जब मराठाओं का नाम याद आता है तो मराठाओं के लिए तो एक ही बात कहते हैं, मराठा मरता है या मारता है। ये शिवाजी खंजर डालते हुए, आप कमेंट में बताइए कौन व्यक्ति है जिसको खंजर मार रहे थे। वो नख पहनते थे शिवाजी, और ये खंजर मारा था उसको। शिवाजी और रामदास, इनके गुरु हैं रामदास। तुकाराम राजनीतिक गुरु थे, रामदास धार्मिक गुरु थे। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, और साथ साथ उनके घुड़सवार भी हैं यहाँ। 1857 की क्रांति पढ़ोगे, हीरोज पढ़ोगे, तो इनके इनके पीछे मारने के लिए भागा था ये। और इनके घोड़े की टांग कट गई थी, और इनकी भी ये घायल हो गई थी। इनके पीछे ये गोपाल, ये जिसे दामोदर बोलते थे, कन्हैया भी नाम रखता था। छबीली जो थी ना, छबीली, इन्हीं के बचपन का नाम आप पढ़ोगे, छबीली या मनु कहते थे इनको। इन्हें भी जगह मिली है इस संविधान में पेंटिंग के रूप में। दांडी मार्च करते हुए, दांडी मार्च हुआ था मार्च से और अप्रैल तक चला था हमारा। 12 मार्च से, और 6 अप्रैल सुबह पहुंच गए थे, बल्कि 5 अप्रैल के दिन ही पहुंच गए थे। वो तो रात को नमक कानून तोड़ते तो ज़्यादा सज़ा लगती, इसलिए सुबह 6 तारीख में सुबह 8 बजे एक मुट्ठी नमक उठा रहे हैं, देखो यहाँ से, और नमक कानून तोड़ रहे हैं। हजारों लोग साथ थे। किताब में से तो थोड़े से आंकड़ा लिखा हुआ है कि लगभग 70, 80, 78 के आसपास लोग थे इनके साथ। बहुत लोग थे इनके साथ, हजारों। कांग्रेस के कुछ नेताओं पर केस चलाया 1930 में और जेल में डाल दिया। वहां से उधर से फोन आया था इरविन के पास, मतलब खबर आई थी कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस से कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोले वो जितने भी नेता थे सबको जेल में डाल दिया। तो इरविन को डांट लगाई माउंटबेटन ने, उस वो जो था, माउंटबेटन कह रहा हूँ, मैकडोनाल्ड, उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। तो मैकडोनाल्ड ने कहा, बोले छोड़ो उनको सबको और बात करनी है उन लोगों से। तो फिर आया था गांधी इरविन समझौता, जो 5 तारीख के दिन दिल्ली में बैठे थे, 5 मार्च के दिन। ये गुरुदेव साहब, रविन्द्रनाथ टैगोर, आजाद हिंद फौज तथा सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में एक एक व्यक्तित्व निखरने का है। इतिहास तथ्यों की दुकान थोड़ी है, ना तारीखों की दुकान है। इन व्यक्तित्वों को आपको पढ़ना है और सीख के चलना है। लाल किले का ध्वजारोहण का दृश्य, बाबा गांधी, और ये मूर्ति हमारे संसद भवन परिसर में लगी हुई है। भवन द्वार संख्या 1 के जस्ट सामने ये मूर्ति बनी हुई है। बहुत बड़ी मूर्ति है ये, और मूर्ति 14 फीट ऊंची मूर्ति है। 14 फीट लगा लीजिए, हम इसके बराबर में खड़े हो तो बौने लगेंगे। और वास्तव में ये इतना बड़ा व्यक्तित्व है, वही व्यक्ति इनके बारे में गलत बोलता है जो इनके बारे में जानता नहीं। इनके लड़कों के नाम आज तक आपने राजनीति में सुने हैं? 4 लड़के हुए, हीरालाल, रामदास, देवदास और मणिलाल। रामदास, देवदास, हीरालाल, मणिलाल। अब इनके कहीं नाम नहीं है। ये चाहते ये भी नेपोटिज्म करके अपने बच्चों को आगे बढ़ा देते। ये असली राजनेता ये हैं। गाली उसी आदमी को मिलती है जिसकी सबसे ज्यादा कुर्बानी हो ना, उसको उतनी ज्यादा गाली मिलती है। आगे चलता हूं। पंडित मोतीलाल नेहरू जी की मूर्ति है, बहुत ऊंची, 13 फीट ऊंची मूर्ति है ये, संसद भवन में लगी हुई। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है ये, 12 फीट ऊंची मूर्ति है, संसद भवन के परिसर में। ये देखिए, ये है भारत हमारा,
ये पता है कौन है? ये है बिरसा मुंडा। संसद भवन के परिसर में बिरसा मुंडा जी की संसद भवन में द्वार संख्या 7 के समीप बाहरी उद्यान में एक महान देशभक्त और जाने माने आदिवासी नेता श्री बिरसा मुंडा जी की 14 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित है। ये कांस्य की मूर्ति है। जब 1990 से लेके और 1990 कह रहा हूँ 1890 से लेकर और 1897 के बीच में आप उलगुलान विद्रोह पढ़ेंगे, या मुंडा विद्रोह जिसे कहा जाता है, आपकी इतिहास की किताब में लिखा हो सब मुंडा विद्रोह। उलगुलान शब्द का यूज करते थे ये, और अंग्रेजों को दिकू कहा जाता था, ये अपनी भाषा में दिकू कहते थे। तीर कमान से ही झारखंड में भगवान के दर्जे का हिस्सा है इन्हें। झारखंड में हर महत्वपूर्ण चौराहे पर इस व्यक्ति की मूर्ति मिलेगी। आदिवासियों का भगवान कहा जाता है बिरसा मुंडा। इतनी कुर्बानी, इतनी जाने गई हैं, इतनी कुर्बानी हुई है इस आज़ादी प्राप्त करने में कि वो भजन याद आता है कि दे दी तुम्हें आज़ादी बिना खड्ग, खड्ग कहते हैं तलवार को, बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब ये नहीं है कि साबरमती के संत का ही कमाल था, ये सब लोग साबरमती के संत के ही जैसे हैं सब। जवाहरलाल नेहरू साहब। अब इनकी तारीफ सभी लोगों की इस चीज में झलकती है। कभी अगर आप संविधान की किताब पढ़ो ना, तो संविधान की किताब में पहले ही पेपर पर प्रियम्बल मिलती है आपको। प्रियम्बल बोले तो प्रस्तावना। संविधान की किताब में कहीं नहीं लिखा कि जो संविधान है हमारा वो अंबेडकर जी ने लिखा, नेहरू जी ने लिखा, टैगोर जी ने उनका भूमिका निभाई, या जितने भी लोग हैं, रविन्द्रनाथ, तुम्हारे राजेंद्र बाबू, किसी का नाम नहीं है, किसी का भी। वो ये कह रहे हैं कि ये किताब भारत की जनता ने लिखी है। आज एक व्यक्ति छोटा सा मकान भी बनवाता है तो उस पर अपना नाम लिख देता है। इतने महान लोग कि कितना बड़ा काम करने के बाद आप सोचिए 12 दिन कम 3 साल, 2 वर्ष 11 18 दिन में आप कोई काम करो और आप उसका श्रेय क्यों नहीं लेना चाहोगे कि मैंने नहीं करा। करने के बाद में फिर ये कह दोगे कि ये काम मोहल्ले के लोगों ने करा है, मैंने नहीं करा, हमारे राज्य के लोगों ने करा है। तो ये बड़प्पन है इन लोगों का जो ये कहते हैं। ये पहली लाइन है ना प्रस्तावना की, हम भारत के लोग, इससे हमारे संविधान सभा के लोगों का बड़प्पन झलकता है। ये है महानता। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 18 फीट ऊंची मूर्ति है ये संसद भवन के अंदर। संसद भवन में द्वार संख्या 1 के जस्ट सामने 18 फीट ऊंची मूर्ति है। राष्ट्रपति श्री आर नारायणन द्वारा 14 अगस्त 1998 को इसका अनावरण किया गया था। इस मूर्ति का कांस्य की मूर्ति है, कांस्य धातु की, मिश्रित धातु होती है कांसा। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, ये देखिए, आज देश के मुसलमानों इनसे सीख लो, कलाम साहब से। द्वार संख्या 1 के सामने 18 फीट ऊंची कांसे की मूर्ति है। 15 मार्च 1996 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति हुए थे, उनके द्वारा ये अनावरण किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाब नहीं। व्यक्तित्व ऐसा कि अगर इनके पूरे जीवन की एक घटना भी अपने जीवन में उतार लेना व्यक्ति, तो उद्धार हो जाएगा। आईपीएस और देश की सेवा के लिए न्यौछावर। संसद भवन में द्वार संख्या 5 के सामने उद्यान संख्या द्वार संख्या 5 प्रांगण के सामने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस 18 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा श्री कार्तिक चंद्रपाल द्वारा बनाई गई।
इस प्रतिमा का अनावरण तत्कालीन प्रधानमंत्री शंकर दयाल शर्मा 23 जनवरी 1997 को किया। ये 23 जनवरी 1997 को इसका अनावरण हुआ है। ऐसे मान लो उद्घाटन, अनावरण होता है, मूर्तियों का उद्घाटन नहीं होता। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कांस्य की मूर्ति है, ये 18 फीट ऊंची। सही भी, छोटी मूर्ति होनी भी नहीं चाहिए। व्यक्ति को इनके बराबर में खड़ा होके इन मूर्तियों के ये महसूस होना चाहिए कि वास्तव में इनका कद हमसे बहुत ऊंचा था। इंदिरा गांधी जी केवल इमरजेंसी की वजह से आप इन्हें आलोचना की भेंट चढ़ा देंगे? क्या वो भूल जाएंगे जो इन्होंने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा? वो देश की जनता के हित में था। 1971 में प्रीवी पर्स खत्म कर दिया। जो राजाओं को जो एकीकरण करा था ना पटेल साहब ने, पटेल साहब के एकीकरण का तो काम है ही है, लेकिन उसके बाद में एकीकरण ऐसे नहीं करा था, फ्री में नहीं दी थी रियासतें राजाओं ने। राजाओं ने अपनी रियासतें देने से पहले एक रकम मांगी थी कि हर साल हमें इतने रुपए चाहिए खर्चे के तौर पे। वो खर्चा 30 साल बाद इन्होंने देना बंद कर दिया था 1971 में। उसे कहते हैं प्रीवी पर्स। संविधान का अनुच्छेद 1900 संविधान का अनुच्छेद 371, 72, 73 ये जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको प्रीवी पर्स लिखा हुआ मिलेगा। इतना बड़ा काम करा है प्रीवी पर्स का। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स की दो चीजें ऐसी हैं इंदिरा गांधी जी को अद्वितीय बनाती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इनके कार्यकाल में इमरजेंसी काला धब्बा के रूप में है, लेकिन प्रीवी पर्स और बैंकों का नेशनलाइजेशन इनके काम में 4 चांद भी लगाता है। के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे साहब, ये के कामराज साहब। इनके सामने मौका था प्रधानमंत्री बनने का। पता है कब? जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो ये बने लाल बहादुर शास्त्री साहब। अब लाल बहादुर शास्त्री के बाद में 66 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई, तो 66 में फिर इंदिरा गांधी, उनकी नेहरू जी की पुत्री थी, इकलौती पुत्री, एक ही पुत्री थी, और कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज साहब। तो एक तरफ बोल रहे थे मोरारजी कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, कांग्रेस के बहुत सारे नेता इन्हें भी सपोर्ट कर रहे थे अंदर खाने, के कामराज को। अब एक्चुअल में इन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती थी, इनका हिंदी एक्सेंट बहुत खराब था। ये तमिल बोल लेते थे, तेलुगु बोल लेते थे, लेकिन हिंदी बोलनी नहीं आती। भारत में नेता वही बन सकता था जिसका कम से कम हिंदी पे तो हाथ अच्छा हो। तो हिंदी की वजह से ये एक सबसे बड़ा कारण ये रहा था कि कांग्रेस के अपने ही पार्टी के नेताओं से उन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। आप जानते हो, इन्हीं के बयान है ये, आप जानते हो कि मेरी हिंदी बहुत खराब है। तो फिर मोरारजी लाल देसाई को प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। सन 66 की बात बता रहा हूँ। और फिर मोरारजी लाल से बिना पूछे इंदिरा गांधी ने 1969 में 19 तारीख के दिन, सितंबर का महीना था, 19 सितंबर की तारीख थी 1969 में, 1969 में 14 बैंक जो प्राइवेट थे उनका नेशनलाइजेशन कर दिया। अब वित्त मंत्री भी थे मोरारजी और उप प्रधानमंत्री भी थे, तो वित्त मंत्री का डिपार्टमेंट है नेशनलाइजेशन का, तो मोरारजी से पूछी नहीं थी इंदिरा गांधी ने और बिना पूछे कर दिया नेशनलाइजेशन। तो फिर मोरारजी ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करके 1 साल पहले ही, 1.25 साल पहले ही लोकसभा भंग कर दी थी और मध्यावधि चुनाव करा दिए थे। और आगे चल के फिर पार्टी में विवाद हो गया। 1971 में फिर से सरकार बनी, फिर जनता पार्टी की सरकार आई। वो बड़ी बड़ी रोचक कहानी है सर, बहुत ज्यादा रोचक। ऐसे इतिहास को गाली मत दिया करो जो जिन्हें इतिहास याद नहीं होता। इतिहास याद करने की चीज ही नहीं है, इतिहास तो बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज है, इतिहास बहुत ज्यादा। गोविंद बल्लभ पंत साहब, इतनी कहानी है गोविंद बल्लभ पंत साहब की, बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं। श्री यशवंत
बलवंत राव चौहान उप प्रधानमंत्री रहे, बलवंत राव चौहान, यशवंत जी। जगजीवन राम साहब, कितने महान व्यक्तित्व जगजीवन राम। 9 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति है। आंध्र केसरी टंगुटूरी, संसद भवन में लोकसभा चैम्बर की बाहरी लॉबी में इनकी प्रतिमा है। पंडित रविशंकर शुक्ला। कांग्रेस के बड़े नेताओं से इनका विवाद भी रहता था, लेकिन इनकी विचारधारा ना बिल्कुल निष्पक्ष थी, एकदम निष्पक्ष। और स्वतंत्रता सेनानी तो रहे ही हैं। लिखा हुआ देखो, तुम्हें यहाँ मिलेगा तो, अगर देख पा रहे हो तो, कि ठीक सामने विख्यात स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और प्रवक्ता पंडित रविशंकर शुक्ला। ये भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हमारे। सबके लिए जगह है संविधान में। ये देखो चंद्रगुप्त मौर्य की फोटो संसद भवन में, और ये देखेंगे बालक। इसका अर्थ अगर आप समझ लिए ना एक बार, भावी भारत निर्माण की कल्पना में चंद्रगुप्त, अजापाल, चंद्रगुप्त मौर्य, भावी भारत निर्माण की कल्पना में। संविधान संसद भवन के द्वार पर, द्वार संख्या 5 के सामने, प्रांगण संख्या 5 में प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम व्यक्तित्व में से एक तथा 321 ईसा पूर्व से 296 ईसा पूर्व, हाल वो आप बात अलग है कि तुम्हारी किताब में 222 से 298 तक इसका कार्यकाल लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य का। वो डिस्प्यूट रहता है प्राचीन भारत के इतिहास की तिथियों में, माइंड मत करा करो। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी महानता देखिए सर। महान क्यों है पता है? अशोक से ज्यादा महान त्याग के तौर पर, सेक्रीफाइस चंद्रगुप्त ने किए। अगर राजनीति के तौर पे देखूं, राजा के तौर पे, तो चंद्रगुप्त से ज्यादा अशोक का योगदान रहा। देखो इसने हेलेना से विवाह तो करा, लेकिन उससे पहले उसने यूनानियों को खदेड़ा भी, सेल्यूकस निकेटर को। और जब जीवन के अंतिम दिनों में एक राजा अपने प्राण भूखे प्यासे रहकर 40 दिन 45 दिन श्रवणबेल गोला में भूख से प्यास से तड़प कर, जिसे कहते हैं सल्लेखना विधि, ये ऐसा राजा रहा कि इसने अपना व्रत रख के सल्लेखना विधि के द्वारा इतने महान व्यक्ति ने प्राण त्यागे। जिसका क्या नाम आपका, उज्बेकिस्तान, ये तुम्हारा अफगानिस्तान में काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, हेरात, यहाँ तक इसका शासन था। पूरा मगध, पूरा दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में तो ज़्यादा व्यापक विस्तार अशोक ने ही किया, लेकिन इसका सेक्रीफाइस बहुत बड़ा है। अशोक इसलिए महान है क्योंकि उसने अपनी जनता को नहीं छोड़ा। इसके जीवन पे एक ये कलंक लगाया जाता है कि जब मगध में अकाल पड़ा था तो ये छोड़ छाड़ के वहां से श्रवणबेलगोला भाग गया था अपनी जनता को, जबकि राजा का ये सबसे बड़ा फर्ज है कि अपनी जनता को कभी समस्या में छोड़ के ना जाए। ये भद्रबाहु के साथ भाग गया था। तो इतिहास का किरदार है चंद्रगुप्त मौर्य, कई तरह से तौला जा सकता है, लेकिन उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें भी जगह मिलती है। गोपाल कृष्ण गोखले, अरे साहब, गुरुओं के गुरु हैं ये लोग। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव देसाई। आप पढ़ेंगे गोखले साहब कह रहे हैं, बोले चलो, अफ्रीका में थे गांधी जी, बोले चलो भारत को जरूरत है तुम्हारी, बोले आ रहा हूं। जितने यहाँ आए इतने इनकी मृत्यु हो गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले साहब की।
आगे चलते हैं। लिखा हुआ भी है आपकी, इनके नीचे आप पढ़ोगे। श्री अरविंदो घोष, अरे महान व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व, स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है संसद भवन की भित्ति लेख। यहाँ लेख लिखे हुए हैं, मंत्र लिखे हुए हैं वेदों से संबंधित। मनुस्मृति का यहाँ मंत्र लिखा हुआ है। बहुत सारी चीजें, छांदोग्य उपनिषद के 2 मंत्र हैं ये, इसका हिंदी अनुवाद है। द्वार खोल दो लोगों के हित और दिखा दो झांकी। पंचतंत्र के मंत्र लिखे हैं, महाभारत के हैं, मनुस्मृति के हैं। आगे चलते हैं। फिर नेताओं के फोटो हैं हमारे। जसवंत सिंह हैं, इनका तो तोड़ ही नहीं है। काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, पलकों पर खोल व्यथा, पलकों पर ठिठकी। मतलब मुझे याद नहीं है, कुछ कुछ वर्ड यही है। हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा ना था, मोड़ पे खड़ेंगे, मोड़ पे मिलेंगे इसका वादा ना था। जूझने का मेरा कोई इरादा ना था, मोड़ पे मिलेंगे ये वादा ना था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई मौत। मौत रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या पल दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पाऊं चोरी छिपे ना आ, तू दबे पाऊं चोरी छिपे ना आ, मौत से बात कर रहे हैं। तू दबे पाऊं चोरी छिपे ना आ, सामने से वार कर फिर मुझे आजमा। रात हर सुरमई, जिंदगी का सफर, कुछ अपने पराया कुछ कम भी नहीं। मतलब बहुत लंबी पंक्तियां इनकी, महान व्यक्तित्व है, तोड़ नहीं है इनका। एक एक वोट से जब सरकार गई थी ना 14वें दिन, तो वो भाषण सुनने लायक है इनका, गदगद हो जाते हैं व्यक्ति। अटल बिहारी वाजपेयी अटल है व्यक्ति कि मैं ऐसी राजनीति को चिमटे से पकड़ना पसंद नहीं करूंगा जो पैसे से खरीदी जाए। आज वास्तव में बीजेपी के नेता को, नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को, इनकी विचारधारा पर चलना चाहिए। इनकी विचारधारा पर एमपी, एक वोट एमपी का, इनसे पूछिए कीमत, एक वोट से जिसकी सरकार गिर गई हो। फिर दोबारा 1999 में सरकार बनाई, फिर कुछ महीने के लिए चलाई 98 में, फिर 1999 से 1994 तक 98 में सरकार बनी थी। पहले 96 में बने थे प्रधानमंत्री, ये लिखा है देखो, 16 मई 1996, 1 जून 1996 तक। फिर 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक। फिर 31 अक्टूबर 1999 से पदासीन रहे, 2004 तक फिर सरकार रही इनकी, क्योंकि 2002 की किताब है और इन्हीं के, ये किताब इन्हीं के काल में आई हुई है। लिखा है ना 1999 से पदासीन, 2004 तक रहे थे ये। और उप प्रधानमंत्री रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। बड़े प्रिय व्यक्तित्व, जनता पार्टी में शामिल थे पहले ये, और उस समय जनता पार्टी में जब शामिल थे ना, मोरारजी प्रधानमंत्री थे, तो ये विदेश मंत्री थे। अफगानिस्तान के दौरे पे गए थे तो गजनी घूम के आए थे ये। महान नेता, सदनों के नेता, लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारे, सदन के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं मनमोहन सिंह साहब। व्यक्ति की आलोचना जब हम करते हैं ना, तो उसके बारे में जो अच्छाई हैं वो छिप जाती हैं। इन जैसा अर्थशास्त्री शायद देश को ना मिले दोबारा।
1992 में देश की इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी ना, 1992 में, 1991-92 में। ये वित्त मंत्री थे उस टाइम, और एलपीजी की नीति यही लेके आए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे कहते हैं वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण वाला पॉलिसी, जो आज नरेंद्र मोदी सरकार ये चला रही है। विदेशी कंपनियों को भारत में ला रही है, इन्वेस्ट करा रही है। ये इनकी देन है। महान व्यक्ति चुप रहते हैं, फालतू थोड़ी बोलते हैं। अब जीएसटी पे अगर ये बोलने लग जाए तो 2 घंटे बोलेंगे, और आम इंसान के जीएसटी पे इनकी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसे इकोनॉमिक्स नहीं आती। महान व्यक्ति, बहुत महान व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति को थोड़ी प्रधानमंत्री बनाया जाता। सोनिया गांधी जी। एंटोनियो मायनो, भारत के लिए सेक्रीफाइस करा। ये राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, सॉरी आर वेंकटरमन कह रहा हूँ, के आर नारायणन जा रहे हैं, और उनके पीछे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। और के आर नारायणन दलित राष्ट्रपति हुए हैं पहले भारत के आर नारायणन, और उन्हीं के काल में ये वाजपेयी। आगे हमारे सेना के अधिकारी चल रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए जा रहे हैं। ये लिखा है राष्ट्रपति का अभिभाषण, क्या 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 हुआ उस अभिभाषण में। ये सारे प्रश्न हैं जो उस समय उठाए गए। ध्यान आकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्ताव, विधायी प्रस्ताव, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, जो विधेयकों का वाचन होता है। संविधान का अनुच्छेद 117(1), जो विधायी प्रक्रिया है। संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति की अनुमति, बजट का लेखानुदान, अपवादानुदान। आगे चलते हैं। तदर्थ समितियों के बारे में सारी चीजें दे रखी हैं। ये तो खैर संविधान के पढ़ने की चीजें, इसलिए स्किप कर रहा हूं। ये संसद भवन में समिति कक्ष का एक दृश्य है। यहाँ पे सब लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। जो अलग अलग समितियां होती हैं ना, लोक लेखा समिति हो गई, और तुम्हारा ये हो गई प्राक्कलन समिति हो गई, पुस्तकालय समिति हो गई, एडहॉक कमेटी जैसे तदर्थ समिति कहते हैं वो हो गई। तो वो समितियां यहाँ बैठती हैं, अंदर भवन बने हुए हैं समितियों के लिए अलग अलग। यहाँ बैठते हैं समितियों में ये लोग, और समितियों से बैठ के विचार करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। ये सब अन्य समितियों के अलग अलग ऑफिस हैं। ये सारे भत्ते कितने मिलते हैं, क्या यात्रा सुविधा है, रेल पास दिया जाता है, हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी, पति पत्नी को क्या क्या फैसिलिटी है, टेलीफोन की फैसिलिटी, आवास की फैसिलिटी, ये सारी सुविधाएं इसमें लिखी हुई हैं। और सचिवालय से संबंधित चीज़ें हैं इसमें लिखी हुई। ये टेक्निकल रूम के अंदर की फोटो है, टेक्निकल रूम हमारा। ये कंप्यूटर कक्ष, ये कैमरा लगा हुआ है छुपा के, मतलब साइड में, सबको पता है कैमरा है यहाँ, रिकॉर्डेड होती है ना सारी चीज़ें। ये अध्यक्ष जी की कुर्सी, ये टेक्निकल रूम अंदर का, जहाँ पे भाषा ट्रांसलेशन होती है। कोई तमिल में बोल रहा है तो हिंदी बनाते हैं, फिर उसके हेडफोन में डालते हैं, क्योंकि हर एमपी अलग अलग क्षेत्र से आता है, अलग अलग भाषा बोलता है, अलग अलग भाषा बोली का प्रयोग करता है। बाध्यता नहीं है ना, कोई किसी भी बोली भाषा को बोल सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में उपयोग की जाने वाली भाषाओं का उल्लेख है। ये संसद भवन के स्वागत कार्यालय का दृश्य है। यहाँ पर कितना सुंदर बना हुआ है ये, बहुत ज्यादा। ये संसदीय विषय वस्तु, यहाँ संसदीय सौध का बाहरी दृश्य ये वाला। ये गार्डन, ये सूर्य मंदिर प्रतिमा का एक विहंगम दृश्य है, ये रखी हुई है संसद भवन के ही अंदर। ये बहु प्रयोजनीय सभागार, यहाँ पे मीटिंग होती है। ये वो दृश्य है साहब, ओहो, इसका तोड़ नहीं है। यहाँ रानी खड़ी है, इनकी पत्नी, और
ये माउंटबेटन साहब हैं और ये हमारे नेहरू जी हैं और ये इन्हें शपथ दिला रहे हैं। ये है वो दृश्य, सत्ता हस्तांतरण, श्री B.S. कुलकर्णी कृत। सत्ता हस्तांतरण, ये सब अधिकारी लोग, पेंटिंग बनी हुई है। ये सत्ता हस्तांतरण सेंट्रल हॉल में ही हुआ था। भारत मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक, श्री जतिन दास कृत। एक एक पेंटिंग है जतिन दास की, जो एक तरफ मोहनजोदड़ो के साइन बनाए हुए हैं और एक तरफ गांधी जी को इन्होंने दर्शाया गया है। यहाँ देखो नटराज बनाए हुए हैं, नटराज, गौतम बुद्ध, कुछ साइन है यहाँ पर, ऐसे प्रतिमा, और गांधी जी की उदारता इसमें उकेरी गई है पेंटिंग के रूप में। महात्मा गांधी तक, आगे तक है, बहुत सारी पेंटिंग है। मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक, मतलब मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक मतलब जोदड़ो से लेकर गांधी तक पूरी एक जगह समेटी हुई है पेंटिंग्स। ये गौतम बुद्ध की पेंटिंग जतिन दास की बनी हुई है। ये आपको दिखेंगे बौद्ध भिक्षुक और प्राचीन भारत के, और ये सूफी हैं, सूफी लोग, सूफी हैं ये, सूफी। सूफियों का भी तोड़ नहीं साहब, मोइनुद्दीन साहब, निज़ामुद्दीन औलिया साहब, गरीब नवाज साहब, गेसु दराज, बंदा नवाज, गांधी जी, और ये अत्याचार करते हुए अंग्रेज अधिकारी भारतीय लोगों पर। ये हमारे पहले राष्ट्रपति, और ये संसद भवन का ऊपर का दृश्य है, ऐसा दिखता है। भारत के राष्ट्रपति 2002 तक के ही इसमें फाइनल है, क्योंकि अब तो हमारी समय ये है तुम्हारी उड़ीसा से जो आई हैं मुर्मू जी, द्रौपदी। जवाब नहीं मुर्मू साहब का भी। उस दिन जो भाषण दिया था ना मुर्मू जी ने, कि जो छोटे छोटे अपराधों में जो कैदी बंद होते हैं उनके खाने के लिए घर में दाने नहीं होते हैं, तो उनके घर के लोग उनके केस की पैरवी कैसे करेंगे। पुलिस अधिकारियों से कह रहे थे, जज भी बैठे थे, आप उन पे ध्यान दीजिए। हमने इन छोटे छोटे अपराधियों को, छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा बनाकर अगर देखेंगे तो फिर तो पूरे भारत की जनता जेल में ही आ जाएगी, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आम जनता को भारत की समझ नहीं होती है। ये सारी बातें समझा रही थी। राजेंद्र बाबू साहब, उनका कार्यकाल लिखा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ये ऐसे राष्ट्रपति हुए इनके कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। विविध का क्वेश्चन है, बताता चलता हूँ। वाराहगिरी वेंकटगिरी, यही है वीवी गिरी साहब, जो त्याग पत्र दे गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए और सबसे कम वोटों से जीते थे ये। वाराहगिरी वेंकटगिरी भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। हिदायतुल्लाह, इन्हीं के समय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। इनकी इसमें कोई गलती नहीं है। राष्ट्रपति को उस समय शक्ति तो बिल्कुल शून्य कर दी थी, राष्ट्रपति को मानना ही होता था। वो तो बाद में चल के 44वां संशोधन हुआ है और अभी आगे चल के हुए, तो राष्ट्रपति को वापस कुछ शक्तियां मिली, वरना इंदिरा गांधी जी ने शून्य कर दी थी। फखरुद्दीन साहब, और ये हिदायतुल्लाह, वो ये फखरुद्दीन के समय, हिदायतुल्लाह कह रहा हूँ, ये तो हमारे वो हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और ये उपराष्ट्रपति भी रहे इनके समय। आई एम सॉरी, फखरुद्दीन के समय इमरजेंसी की बात हुई थी। और ये तुम्हारे दानप्पा जत्ती जी, ये बड़े मतलब बहुत तीखे चुटकुलेबाज व्यक्ति थे, हमारे कार्यवाहक के रूप में रहे।
बीडी जत्ती नाम सुना है ना आपने? वो बीडी जत्ती यही है, श्री वासप्पा दानप्पा जत्ती, बीडी जत्ती। क्योंकि जब इनकी फखरुद्दीन की मृत्यु हो गई थी 1977 की बात है ये, 11 फरवरी को, तो बीडी जत्ती ने कार्यभार संभाला था और फिर आए थे संजीवन रेड्डी साहब। ये कहानी, ये हमारे नीलम संजीवन रेड्डी, और इन नीलम संजीवन रेड्डी के सामने लड़े थे ये इलेक्शन वीवी गिरी साहब, और ये नीलम संजीवन रेड्डी हार गए थे, वीवी गिरी जीत गए थे। और नीलम संजीवन रेड्डी को जो इलेक्शन सपोर्ट कर रही थी, वो इस समय ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे पहले, और ये निर्विरोध बाद में फिर चुने गए थे। ऐसा कहा जाता है कि 35 या 36 पर्चे भरे गए थे और केवल इन्हीं का पर्चा पास हुआ था, नीलम संजीवन रेड्डी साहब का, ज्ञानी जैल सिंह। इनको राष्ट्रपति बनाने के पीछे कहीं ना कहीं सिख राजनीति रही है। खुलकर तो नहीं मतलब कह सकता मैं, क्योंकि अपनी बाध्यता है यूट्यूब पर बोलने की भी, लेकिन जैल सिंह साहब ने राजीव गांधी जी का और इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल देखा, उनके साथ काम किया, तो कहीं ना कहीं पंजाब के सिखों की तरफ कांग्रेस से लगी हुई भावना भी है, और कांग्रेस के बहुत ज़्यादा विरुद्ध भी हैं, क्योंकि 1983 में जो सिख दंगे कराए थे इंदिरा गांधी जी ने, दिल्ली में भी और पंजाब में भी, जर्नैल सिंह भिंडरावाला के समय, और आज आप फिर से देख रहे हो खालिस्तानियों की मांग उठ रही है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की ही बात है। अपनी जगह हर चीज़ सही है, लेकिन जब देश की अखंडता और एकता पर बात आती है, तो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो गलत है। और कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें दोषी है वर्तमान। आर वेंकटरमन ये उपराष्ट्रपति भी रहे, शंकर दयाल शर्मा ये उपराष्ट्रपति भी रहे, के आर नारायणन साहब ये दलित राष्ट्रपति हैं हमारे पहले भारत के। अब ये उपराष्ट्रपति देखते हैं कुछ। पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन, फिर ये राष्ट्रपति भी बने। वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी थे। गोपाल स्वरूप पाठक ये उपराष्ट्रपति ही रहे, राष्ट्रपति नहीं बने कभी। वासप्पा दानप्पा जत्ती, वीडी जत्ती, नीलम संजीवन रेड्डी से पहले, और फखरुद्दीन जी के खत्म होने के बाद में, जो 1977 में खत्म हो गए थे फरवरी में, वो उन्हीं का कार्यभार इन्होंने संभाला था। एम हिदायतुल्लाह साहब ऐसे व्यक्ति जो जरूरत में काम। अब उस समय जब 69 में जब वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था, तो हाथों हाथ कानून बनाया था कि उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा दे देगा तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आएगा, और वो भी नहीं होगा तो सीनियर आएगा। ये संविधान में नियम नहीं था, ये हाथों हाथ बनाया था 69 में। और उस समय ये थे हमारे सीजेआई जो थे, और ये सीजेआई बने, फिर सीजेआई के बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं ये 79 से 84 तक। और 79 से 84 तक जब ये उपराष्ट्रपति थे, तो उस समय 82 तक रहे थे संजीवन रेड्डी साहब, और 82 के बाद में फिर आए थे जैल सिंह साहब। तो जैल सिंह का भी कार्यकाल इन्होंने देखा था, और संजीवन रेड्डी का भी। आर वेंकटरमन 84 से 87, 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987, और इन्होंने इंदिरा गांधी का कार्यकाल भी देखा था कुछ दिन क्या महीने बताता हूँ। अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर 2 महीने बस, क्योंकि 31 तारीख है और अक्टूबर 31 तारीख को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो 2 महीने इंदिरा गांधी का कार्यकाल इन्होंने देखा था, और राजीव गांधी का फिर वेंकटरमन साहब ने। क्योंकि ऐसे जब तक आप कार्यकाल याद नहीं करोगे ना, हो सकता है मेरी बातें बहुत आपको बोझिल लग रही हो, बोर लग रही हो। क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय हुआ और इस समय राष्ट्रपति कौन था?
जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 1992 में जो पंचायती राज व्यवस्था आई थी 73 और 74वें संविधान संशोधन के तहत, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था और उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? ऐसे प्रश्न अभी पैट में पूछे जाते हैं। तो पढ़ाई से लगाव रखोगे तो तभी तो होगा ना काम। शंकर दयाल शर्मा जी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो अभी तक धैर्य के साथ में से देख रहा है ना एल्बम को, उसके लिए क्वेश्चन है ये, जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है। इन्होंने क्या नाम तुम्हारा, ये शंकर दयाल शर्मा साहब, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में, ये तो उपराष्ट्रपति हैं यहाँ, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में जब आप इन्हें देखोगे तो 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे, 92 के बाद में ये राष्ट्रपति बने हमारे। और इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और वाजपेयी, इन 4 प्रधानमंत्रियों को देखा था राष्ट्रपति जब थे। आर वेंकटरमन, के आर नारायणन, आर वेंकटरमन कह रहा हूँ, पहले दलित राष्ट्रपति और उससे पहले उपराष्ट्रपति। 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति भी बने हैं। राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, ये 6 व्यक्ति ऐसे हैं अभी तक। श्रीकांत, इनका भी जवाब नहीं, श्रीकांत साहब का, भारत के प्रधानमंत्री। अरे जवाहरलाल नेहरू साहब, तोड़ नहीं है, 47 से 64 तक प्रधानमंत्री, 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री। गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, ये हैं गुलजारी लाल साहब, कार्यवाहक 2 बार रहे कार्यवाहक, इनकी मृत्यु के बाद भी यही बने थे गुलजारी लाल नंदा जी। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, देश को बहुत कुछ दे के गए शास्त्री जी, किसानों के लिए बहुत कुछ करा, आज भी जय जवान जय किसान लोगों के मुंह पर है, इन्हीं का नारा। इंदिरा गांधी जी, श्री मोरारजी लाल देसाई जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भी भारत के प्रधानमंत्री बने 77 से लेकर 79 के बीच में। और गुलजारी लाल नंदा जी के समय एक, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जैसे 42वां संविधान संशोधन इनके समय हुआ, तो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो इन्होंने ही करा था, जनता पार्टी की सरकार ने। अब जो दूध का जला होता है वो छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, तो जब जेल में थे लोग सोचते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो ये सारे कानून बनाएंगे। तो संविधान का अनुच्छेद 352 में पढ़ोगे आप, उपधारा 2 उपधारा 3 में लिखवा दिया शब्द, मंत्रिमंडल की सहमति से, लिखित सहमति से ही अब राष्ट्रपति की घोषणा की जाएगी। मंत्रिमंडल शब्द कोई मूल संविधान में था थोड़ी, इन्होंने ही लिखवाया, मोरारजी लाल साहब ने। चौधरी चरण सिंह साहब, भूमिपुत्र। राजीव गांधी जी, कंप्यूटर भारत को जो व्यापक तौर पे देन है वो इन्हीं की है, तोपें इन्हीं की देन है, बोफोर्स तोप। अब बोफोर्स तोप घोटाले के ऊपर इन पे बड़ा इंजाम लगता है कि आप तोप खरीद के लाए और उसमें कमीशन ले लिया। अगर बोफोर्स तोप ना होती तो कारगिल का युद्ध भी तो हार जाते हम, ये नहीं दिखता है बीजेपी को। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, इनके समय कांग्रेस, मतलब राजीव गांधी के बाद में कांग्रेस इधर उधर हो गई थी कांग्रेस परिवार से, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह बड़े सुलझे हुए व्यक्ति। चंद्रशेखर, आप वीपी मंडल की जो रिपोर्ट पढ़ोगे, मंडल आयोग, तो जो ओबीसी का आरक्षण था वो इन्हीं के काल में स्वीकृत हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव, यही हैं हमारे वो प्रधानमंत्री जो 1991 से 1996 तक रहे। इन्हीं के काल में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, इन्हीं के समय पंचायती राज व्यवस्था ही है, और इन्हीं के काल में हमारा जन्म भी हुआ है, मेरा जन्म। पीवी नरसिम्हा राव, श्री एच.डी. देवगौड़ा जी,
इनकी खास बात यह है कि जब ये प्रधानमंत्री बने तो राज्यसभा के सदस्य के नाते बने थे। HD देवगौड़ा साहब। इंदिरा गांधी भी ऐसी बनी थी 66 में। वो पहले राज्यसभा की सदस्यता उन्हें मिली थी तब बनी थी वो, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। 6 महीने में आप ले लीजिए मेंबरशिप। IK गुजराल साहब, इन्हें ये भी राज्यसभा के नाते ही बने थे। इनका तो जवाब ही नहीं है, खैर इन्हें तो आप सब जानते ही हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, पलकों पर खोल व्यथा, पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं सब। ये रहे हमारे GV मावलंकर साहब, पहले मुस्कुरा रहे हैं। 52 से 56 तक पहली लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनका नाम आप पढ़ते हो ना, ये दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं ये अनंत शयनम अयंगार। तीसरे लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह साहब। नीलम संजीवन रेड्डी। अब देखो ये राष्ट्रपति भी रहे, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। ऐसे क्वेश्चन विविध के निकलते हैं और ये चीज लिखने की होती है कि ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष रहे पूर्व में, ये खास बात है। निर्विरोध भी चुने गए थे राष्ट्रपति। इंदिरा गांधी ने बहुत सपोर्ट करा था उस समय 77 में। डॉक्टर डा GS ढिल्लो, श्री बलिराम भगत, न्यायमूर्ति KS हेगड़े। अरे साहब, हेगड़े साहब का भी तोड़ नहीं। ये हैं बलराम जाखड़ साहब, श्री रवि राय, श्री शिवराज V पाटिल, PA संगमा, कांग्रेस के नेता रहे हैं बहुत बड़े PA संगमा साहब। GSC बाल योगी, इन्हीं के समय किताब आई है बाल योगी जी की। श्री मनोहर जोशी जी, दोनों ने इन्होंने वाजपेयी का काल देखा। वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो यही बैठे थे दोनों। भारत के सभापति हैं कुछ, VS कृष्ण रायमूर्ति जी, श्रीमती वायलेट अलवा, BD खोबरागड़े, श्री गोडे मुरहारी राम विलास मिर्धा, श्री श्यामलाल यादव जी, श्री M जैकब। अच्छा, जैकब साहब हैं ये। राजीव गांधी मिलने जाते थे इनसे अलग से ऑफिस में इनके। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कितनी सुंदर फोटो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की। नजमा हेपतुल्ला, लोकसभा के उपाध्यक्ष। अच्छा, अनंत शयनम अयंगार। अब देखो ये अध्यक्ष भी रहे हैं। जिस समय ये उपाध्यक्ष थे उस समय GV मावलंकर साहब अध्यक्ष थे। हुकुम सिंह साहब, कृष्णमूर्ति राव, ये सब ज्यादातर वही लोग हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन लग जाते हैं कि कौन कौन पहले उपाध्यक्ष भी था अध्यक्ष भी बना। RK खाडिलकर, GG स्लैब, गौडे साहब की भी बड़ी रोचक कहानी है। इनकी मतलब प्रेम कहानी पढ़ोगे आप तो बड़ी रोचक है इनकी प्रेम कहानी। श्री जी लक्ष्मणन,
तंबी दुरई, शिवराज जी पाटिल। अरे पाटिल साहब, कांग्रेस के नेताओं से बड़ा विवाद रहता था इनका। मल्लिकार्जुनिया, सूरज भान जी। अरे सूरज भान जी, एक बार इनका विवाद हुआ था, मतलब विवाद तो नहीं कह सकता, वाजपेयी जी से। श्री पी एम सईद, ये महासचिव, ये कौन है? ये महासचिव की फोटो है कुछ। ये मतलब ये प्रशासक लोग हैं, ये राजनेता लोग नहीं, ये प्रशासक लोग हैं सब। ज़्यादा खास नहीं है ये। सुभाष कश्यप का बड़ा योगदान है, सुभाष कश्यप जी। और धैर्य के साथ में मेरे साथ तुमने एल्बम देखी, उसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। और कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। और बड़ी यूनिक किताब है साहब, मेरे लिए उपहार से कम नहीं है ये बुक। जय हिंद। कमेंट बॉक्स में बताना कुछ। अभी नई नई चैनल बनाया है, बोलने की ज़्यादा अकल नहीं है, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए चैनल को आपका, बस इतनी ही कहूँगा। जय हिंद।